सारी इसमें थ्योरीज दी जाती है कि बहुत पैसा है, बहुत लिक्विडिटी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल ओल्ड इकोनॉमी के रूल्स हैं उसमें फिट नहीं बैठता है। आप कैसे समझते हैं? देखिए, जो आपने बात झटके की कही, वो झटके के आसार मुझको पर्सनली कम लगते हैं। ओके। क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है, जो वहाँ का गवर्नमेंट है, दे आर ट्राइंग फॉर अ सॉफ्ट लैंडिंग जिसे बोला जाता है, कि धीरे 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 स्मूथन आउट हो जाए। और जितने भी हमने इंटरेस्ट रेट 5, 5.25, 5.5 कितने टाइम से हैं, अभी भी वहाँ की जॉब मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है। जब तक जॉब मार्केट स्ट्रांग रहेगी तब तक आपका कंजम्पशन हाई रहेगा, डिमांड रहेगी, इन्फ्लेशन कम नहीं आएगा। तो ये आप उस स्पाइरल में चल रहे हैं। पहले क्या होता था, आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ी, कंपनीज ने ले ऑफ करे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, कंजम्पशन कम हुआ, इन्फ्लेशन कम हो गया। इस बार वो हो ही नहीं रहा है। तो या तो हमें लॉन्गर पीरियड के लिए इस इन्फ्लेशन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि और ग्रोथ, मुझे लगता है अब यूएस में नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आएगा मैन्युफैक्चरिंग से। काफी चीजें यूएस ने अपनी डिपेंडेंस बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल रिस्क्स, आप या तो चाइना के लीजिए या ताइवान पे जो डिपेंडेंस, जो भी सेमीकंडक्टर्स था, उसके बाद एक लेसन लिया है कि लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी डन इन द यूएस इटसेल्फ। तो वहां से क्या हो रहा है, आपने मैन्युफैक्चरिंग लगाया, टैक्स सब्सिडी दे दी है, उससे क्या हुआ, जॉब मार्केट और बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि वो जो आपने बताया एकदम झटका आएगा, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि वो झटके वाली सिचुएशन आएगी। और मार्केट्स में भी, फाइनेंशियल मार्केट्स और कॉर्पोरेट मार्केट्स में भी कहीं भी लेवरेज मुझे दिखता नहीं है। और झटका हमेशा लेवरेज से ही आता है। अगर आप जितने भी इवेंट्स देखें पास्ट में, एक खबर तो बीच बीच में आती रहती है ना कि बैंकों का मार्क टू मार्केट बहुत हो चुका है। अब वो चूंकि होल्ड टू मैच्योरिटी, इसलिए हाँ, वो इंटरेस्ट रेट से फर्क पड़ता है। और हमने देखा जो लास्ट ईयर क्राइसिस आया बैंक्स में, उसको भी 2-3 बैंक्स के अलावा बाकी को यूएस गवर्नमेंट ने फिर भी दे हैव कंटेन्ड इट विद इन द सिस्टम, दे हैव मैनेज्ड इट वेल सो फार। मुझे नहीं लगता कि वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो हमने पास्ट में देखा है वैसा कुछ आएगा। ओके। अच्छा, ये जो खबरें चल रही, काफी राइट ऑफ करना पड़ेगा बैंकों को। हाँ, वो ठीक है, वो तो ठीक है, राइट ऑफ करना पड़ेगा, दैट्स फाइन। बट अभी भी कहीं भी बैड एसेट्स जो आप कहेंगे ना, राइट ऑफ का वो नहीं है। कमर्शियल रियल एस्टेट कहीं ना कहीं पॉकेट्स थोड़े थोड़े आपको दिख रहे हैं यूएस में, अदरवाइज आपको कहीं ऐसा बैड एसेट्स नहीं दिख रहे हैं। वो जो हम क्या करते हैं 2008 को एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं नहीं, वो तो गलत, वो तो गलत है। ये बिल्कुल सही बात है, ये दर्शकों को समझना चाहिए। वो एक ही कैटास्ट्रोफिक इवेंट सेंचुरी में एक ही बार होता है। बार बार उसको करके डर के आप आगे चलते रहेंगे तो बनेगा नहीं काम। तो हाँ, कॉशियस होके चलना है, बट आगे चलते रहना है। अभी भी सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जहां आपको ग्रोथ मिलेगी, जहां आपको आपके पैरामीटर्स के साथ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स मिलेंगे एक्चुअली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है, अनुराग भी इसी तरह इशारा कर रहे थे कि इस बार एसेट क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं है, इस बार इंटरेस्ट रेट की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हो रहा है। एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम है चाइना में, इधर अमेरिका में नहीं है। वहाँ पे दूसरे तरह की समस्या है कि बहुत महंगाई हो रही है, बहुत ब्याज बढ़ रहे हैं, ये सारी है, लेकिन एसेट क्वालिटी वहाँ रियल एस्टेट में इश्यूज हैं। और क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है बुक्स की, नंबर्स की, तो वहां पर कहना बड़ा मुश्किल है। यूएस में जब कमर्शियल रियल एस्टेट की रिफाइनेंसिंग का टाइम आएगा, मैं कहना आने वाला होगा 6 महीने बाद, तब थोड़ी दिक्कत आएगी। थोड़े साइंस हैं, कमर्शियल साइंस है। कितना डीप जाता है, देखिए सबको पता है 1.5 साल से तो बहुत लोग क्या है, धीरे धीरे देवर प्रिपेयर्ड फॉर इट। झटका कब आता है, एकदम आप गाड़ी जैसा आपने कहा चला रहे थे और एकदम स्पीड ब्रेकर आ गया, आपने एकदम दबाना पड़ा, किसी ने पैर हल्का किया तो पता है कि अगले 2 किलोमीटर में कहीं ना कहीं आएगा स्पीड ब्रेकर, तो आप धीरे धीरे अपने आप पे पहले ही सोच दिमाग में चल के चलेंगे। ओके, हाँ जी सुनील जी, इस समस्या का एक सोल्यूशन है सर मेरे पास, और बहुत आसान है वो। उसमें कुछ किसी को नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि आप अपने इन्फ्लेशन का टारगेट उठा के 4% कर दीजिए, बात ही खत्म, कोई समस्या ही नहीं फिर तो। ऐसा कर देना चाहिए। और ये 2%, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये 2% किसने तय किया? ये न्यूजीलैंड के 4-6 बहुत बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने ऐसे बैठ के तय किया कि हमें 2% इन्फ्लेशन रखनी चाहिए ग्रोइंग डेवलप्ड इकोनॉमीज में। तो 2% डिसाइड हो गया। ये किस बेसिस पे वो पता नहीं मुझे, लेकिन तय वहां से हुआ था, उसके बाद सबने उसको कॉपी कर लिया और डेवलपिंग इकोनॉमीज ने 4% कर लिया।
तो मैं तो कह रहा हूँ 2 का 4 कर दीजिए, प्रॉब्लम खत्म। अनुराग जी क्या समस्या ही नहीं रहेगी फिर तो आप कैसे देख रहे हैं सर इसको? नहीं, कि ये 2 या 4 ये नंबर ये नहीं है कि प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ कि उनकी जो इन्फ्लेशन का कारण क्या था, सप्लाई साइड था। तेल के दाम की बढ़त के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, मगर फेड का एक्शन डिमांड साइड पे था, इंटरेस्ट रेट हाइक से। तो प्रॉब्लम यह है कि वो सोच रहे थे कि वो डिमांड को इतना कटवाएंगे कि तेल का डिमांड भी उसके साथ गिरेगा, तो तेल का दाम उस तरह से गिरेगा, क्योंकि इनको सप्लाई साइड फैक्टर्स के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं था। क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस प्रिवेल होते हैं यूएस में, मगर यूएस ऑलमोस्ट बाहर से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करती है ऑयल, तो वो सप्लाई साइड फिजिकल मेजर्स से। और सेकंड चीज क्या हुआ, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम यह था मेरा, अनुराग जी शायद इसको दें, कि शेल गैस के जो वेल्स बंद हो गए थे, शेल गैस के प्रोडक्शन, शायद उनको थोड़ा ध्यान उसमें देना चाहिए था कि शेल गैस को कैसे रिवाइव किया, उधर कुछ सब्सिडीज देके कुछ करके। क्योंकि अगर वो शेल गैस उभर के आती ना, तो ऑटोमेटिकली ये इन्फ्लेशन सप्लाई साइड का ऑयल का कंट्रोल में आ जाता। मुझे पता नहीं कि वो क्यों नहीं ऐसे कर रहे, क्यों गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी वालों के हाथ में चल गई है शेल गैस की कंपनियां, वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म उसका कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रहा है। पर क्या गवर्नमेंट कुछ कर सकती थी, वो एक मैं क्वेश्चन में अनुराग से पूछना चाहूंगा कि लोकल उधर शेल का सिचुएशन क्या है, क्या उधर रिवाइवल हो सकता है? तो वो करेंगे तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन भी कम होगी, क्योंकि उनका जो रेट हाइक का प्रोग्राम काम ही नहीं कर रहा है। जॉब्स बढ़ रहे हैं यूएस में, कंज्यूमर्स और भी कमर्शियल क्रेडिट कार्ड की देखिए इंटरेस्ट बढ़े, फिर भी क्रेडिट कार्ड का यूसेज, रिवॉल्विंग यूसेज और बढ़ता जा रहा है। तो कंज्यूमर सेंटिमेंट उधर घट नहीं रहा है। तो नेचुरली ये इंटरेस्ट रेट हाइक की पॉलिसी कितने हद तक इन्फ्लेशन को कर पाएगी, यही मेरे मन में बहुत बड़ा डाउट है। तो शायद मैं अनुराग जी से पूछूंगा कि ये सही डायरेक्शन है जा रहा है, तो 2% करने के लिए उसको डेफिनेटली फिजिकल और सप्लाई साइड में ही मेजर्स लेनी चाहिए ना, अनुराग जी? नहीं तो सुनील जी, इसमें ऐसा है कि जो डायरेक्शनल व्यू है ना, वो ये है कि रिपब्लिकन्स आके उसको ओपन अप करते हैं और डेमोक्रेट्स आके उसको कॉन्स्टेंट कर देते हैं। अभी शेल का चैलेंज ये, तो अच्छा, 2 एंड पे देखिए आप। एक है रिफाइनिंग कैपेसिटी, और यूएस की रिफाइनिंग कैपेसिटी सिंस 2020, मैं वो मिलियन बैरल्स ना बोल के, बिकॉज वो इनएक्यूरेट हो सकता है, अबाउट 15% डाउन है इन द लास्ट 3 years, 3 और एक्चुअली फ्रॉम 2019, विच मीन्स कि यूएस डजंट वांट टू रिफाइन इट हियर, और वो जो रिफाइनरीज उसको एक रिवर्क में आती हैं, वो उसको शट डाउन करके बोलते हैं इसको आप शुरू नहीं कीजिए। सो वन इज दैट कैपेसिटी विच इज which has reduced the US output by 10% within US. On production, सुनील जी, वही है कि एक तो इन्होंने इनको फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट किया, ESG ला करके वो फंडिंग नहीं कराते हैं उनकी, तो दैट इज वन कॉन्स्टेंट। सेकंड इज ऑल दी लाइसेंसिंग, ये जो होते हैं ड्रिलिंग लाइसेंसेस, इसको आप बाइडेन गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ बिहाइंड द सीन्स वेरी कॉन्स्ट्रक्टिव ऑन दिस। स्ट्रेटेजिक व्यूज 2 हो सकते हैं, या तो पूरे वर्ल्ड को अपना ऑयल खत्म करने दीजिए, or we will pay whatever that price, and when the world doesn't have oil, then US will certainly does have the oil, right? तो आप उसको ग्राउंड पे रहने दीजिए। This is one very long term strategic view. Second is in the short term, they are talking about environment. I don't know how much they care about the environment, but politics तो वही है। तो अब कोई भी कंपनी ऐसे काम नहीं कर सकती कि उन्होंने कैपेसिटी डाली और 4 साल बाद फिर बंद कर दी और फिर 4 साल बाद शुरू कर दी। This is very difficult for at least any of the bigger companies to do. So ये 2 कांस्टेंट है जिसकी वजह से सुनील जी शेल उतना जल्दी किक ऑफ नहीं कर पा रहा जो 13, 14, 15 में हुआ। एंड आपका दिस थर्ड पॉइंट इज दैट मे बी द ऑयल कंपनीज दे आर कंसोलिडेटिंग। अब आप देखिए एक्सन मोबिल ने कल पर्मियन बेसिन पे, नाउ इट हैज बिकम द बिगेस्ट प्लेयर, इट हैज एक्वायर्ड अनदर $50 billion एक्विजिशन। सो ऑल व्हाट दे आर थिंकिंग इज कि कम प्रोडक्शन करके प्राइस हाई रखते हैं, उसमें क्या नुकसान है? सो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट्स बेनिफिट व्हेन द ऑयल प्राइसेस राइज। सो ये 2-3 चीजें हैं, बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सर्टनली डजंट थिंक कि ऑयल प्राइस कम करके इन्फ्लेशन कम किया जाए। ये डेवलपिंग कंट्रीज में ये थॉट होता है बिकॉज दे इंपोर्ट ऑल दी एनर्जी, बट यूएस में ये थॉट एटलीस्ट बिल्कुल नहीं है। कई जगहों पे मैंने ये भी देखा है कि रिफाइनिंग कैपेसिटी लगी ही नहीं है, नॉट ओनली यूएस, बाकी जगहों पे भी यही हो रहा है, क्योंकि नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, रिफाइनिंग में भी नहीं आ रहा है और नए ब्लॉक्स में भी नहीं आ रहा है।
तो उसका भी असर है कि आपके थोड़े एलिवेटेड प्राइस है। तो अनुराग की बात से ज़्यादातर असर इमर्जिंग पे आएगा, उनके ऊपर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो थी